जो एसएमई है वो क्या ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है कि वो ऊंची छलांग नहीं लगा पा रहा है? ये बात समझनी है कि हर एसएमई जो ये आप वीडियो देख रहे हैं समझो कि आप अगर डिफरेंट नहीं हो औरों से, अलग नहीं हो, तो ना पैसा मिलेगा, ना रेट मिलेगा, ना प्रॉफिट मिलेगा, ना धंधा बढ़ेगा। आईपीओ लाने के लिए क्या क्या कंडीशंस है? 3 कंडीशन क्या होती है आईपीओ लाने के लिए? तो मैं पूछता हूँ कितने लोग ये सोच सकते हो कि मैं बिलियनियर बनूं? लोगों के पास पोटेंशियल है, लोगों ने अपना धंधा उस तरीके से बनाया भी हुआ है, लेकिन उनको रास्ता नहीं है। गूगल मैप बिजनेस लोगों को पता नहीं है। अरे भाई, ग्राहक हैप्पी है, एक रिव्यू तो ले लो ना उससे यार। तुम्हारे पास गूगल का रिव्यू, तुम मर जाओगे लेकिन गूगल का रिव्यू तुम्हारे साथ जिंदा रहेगा। लेगेसी है, लेगेसी है भैया। आपके हो पोते बच्चे कहेंगे दादा कितना बढ़िया आदमी था। पूरी की पूरी जो यंग पीढ़ी है वो तो बिग बॉस देखने में ही चली गई है, उनको आप क्या कहना चाहते हो? बहुत समय बेकार है, काम तो करना पड़ेगा। अब नहीं करोगे तो मेरी उम्र में आगे करना पड़ेगा। धंधा चालू करने के बाद क्या होगा? मान के चलते कोई अगर यहाँ पे नौकरी कर रहा है तो उसने अगर धंधा करना चालू हो गया तो उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या फ़र्क पड़ जाएगा? नौकरी ना, क्योंकि जब आप किसी और के लिए नौकरी करते हो तो अपनी मेहनत से उसको अमीर बनाओ। तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको टॉप 3 में ला के रखेंगे, और जैसे आपने बोला कि एक बार अगर आप टॉप 3 में आ गए तो फिर कस्टमर की लाइन लगना ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। इससे बढ़िया मार्केटिंग कोई नहीं होता है जहाँ कस्टमर आपके पास। हजारों इन्फ्लुएंसर आपको मिल जाएंगे जो रोज आपको धंधे के ऊपर ज्ञान देंगे कि धंधा ऐसा खड़ा करना चाहिए, वैसे खड़ा करना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं है जिसने खुद का धंधा आसमान को छूने वाला बनाया हुआ हो। आज धंधे की बात पे ऐसे गेस्ट आए हैं जिन्होंने 1900 के दशक में खुद का धंधा खड़ा किया था, उसका आईपीओ भी लेके आए, उसको सक्सेसफुल बनाया, और उसके बाद में उन्होंने कुछ अपने फेल्यूर्स भी देखे। तो जिस बंदे ने सक्सेस भी देखा हो, जिस बंदे ने फेल्योर को भी चाटा हो और उसके ऊपर खुद का वजूद खड़ा किया हो, ऐसे तजुर्बेदार कोई अगर फाउंडर है तो आज के हमारे गेस्ट है सुरेश भाई। तो मिलते हैं सुरेश भाई के साथ जो कि है तजुर्बा के फाउंडर। सुरेश भाई, आप अभी कितने साल के हो? 66 कंप्लीट कर रहा हूँ जनवरी 22 को अगले साल। तो इतनी एनर्जी आती कहाँ से आप में? मेंटेन करना पड़ता है। कैसे मेंटेन करते हो? बहुत साल का प्रैक्टिस है। अच्छा। क्या है, जितने लाइफ में धक्के खाओ ना, हाँ। जितने बार भी फेल हो तो उतनी मजबूती आती है। जैसे क्या है, जिम जाते हैं ना, वेट उठाते हैं तो शुरू में 1 किलो, फिर 2 किलो, फिर 10 किलो, फिर 50 किलो, और मसल बनता जाता है। तो अपना एनर्जी का मसल स्ट्रॉन्ग किया है। अच्छा। उसके ऊपर काम किया है। ऐसे नहीं है, जो भी फेलियर आया उस पर कॉन्शियसली काम करके कि यार कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं, दोबारा करते हैं। एनर्जी को हाई रखते 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 एक प्रैक्टिस करते करते हो गया। बहुत प्रैक्टिस किया इसके ऊपर। अच्छा। कि अभी प्रॉब्लम भी आता है ना, कहते इसको भी देख लेंगे। बड़े बड़े देख लिए, छोटी मोटी आती है। तो आप हमेशा फेल्योर्स पे बात करते हो, सक्सेस पे बात करते हो, लेकिन जितना ज़्यादा सक्सेस पे बात करते हो उससे ज़्यादा फेल्योर पे बात करते हो। तो आप मुझे ये बताइए कि आज का जो टाइम चल रहा है, डिजिटल ज़माना चल रहा है, वहाँ पे जो एसएमई है वो क्या ऐसी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर रहा है कि वो ऊंची छलांग नहीं लगा पा रहा है? देखो, सबसे पहला ना माइंडसेट, उसको बड़ा सोचने का ही नहीं है। अच्छा। अगर मेरे पास हॉल में 500 लोग बैठे होते हैं, मैं जो भी कोई सेमिनार करता हूँ, वर्कशॉप, तो मैं पूछता हूँ कितने लोग ये सोच सकते हो कि मैं बिलियनियर बन सकता हूँ। ये सवाल मेरा कॉमन होता है। तो 99% लोग बोलते प्रैक्टिकल नहीं है। भाई अभी मैं 10 करोड़ 20 करोड़ पे हूँ तो 100-200 तो कर लूँगा, लेकिन आप बोलो बिलियनियर बन जाऊँ, वो समझ में नहीं आता है। अच्छा। तो वो माइंडसेट ही नहीं है। जब यहाँ पर सोच ही नहीं है मुझे करना है, तो एवरीथिंग इन लाइफ पहले इधर सोचा होता है, फिर मैनिफेस्ट होती है। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे पैसा हो, चाहे सक्सेस हो, तो इधर ही नहीं है। तो मेरा सवाल उनको होता है, भाई तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन है? बोले विराट कोहली। मैं कहा विराट कोहली पिच में जाता है, वो डाउट में जाता है क्या आज यार बॉलर बहुत खतरनाक है, फोड़ देगा, आज तो मैं नहीं खेल पाऊंगा, आज मौसम ठीक नहीं है, आज मूड ठीक नहीं है, बीवी से झगड़ा करके आया हूँ इसलिए मन नहीं बढ़िया खेलने का। वो ही गोज विद 1000% कॉन्फिडेंस। अभी हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा है, उसके ऊपर एफर्ट पूरा। तो आपके हाथ पे कॉन्फिडेंस और एफर्ट रहेगा तो कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। सितारों की तमन्ना करोगे, चांद पे तो पहुंच ही जाओगे। तो सोच ही नहीं है तो कहाँ से पहुंचोगे यार? मुझे लगता है कि लोगों को डर लगता है कि मैं अगर बड़ा सोचूंगा और अगर हाथ में नहीं आएगा तो बुरा लगेगा। ऐसा ही होता है ना, मैं इसीलिए तो सोचते नहीं है। डर के अलावा सोच ही नहीं है। उनको लगता है हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है, हम वो नहीं कर सकते। वो सचिन बंसल कर सकता है, बिन्नी बंसल कर सकता है,
और भी जितने स्टोरी हैं अपना ओयो वाला कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। वो कुछ स्पेशल बनाए हैं। जैसे क्या है कि आज अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सब लोग बड़े बड़े एक्टर हैं, सेलिब्रिटी है, तो आम आदमी सोच नहीं सकता है कि मैं ऐसा, इनको भगवान ने अलग बनाया होगा, ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। जिस दिन वो आ गया तो एक ऑर्डिनरी आदमी भी महान बन जाता है। तो कैसे सोचना चाहिए एक एसएमई ने, मान के चलते कि गौरव को कैसे सोचना चाहिए कि मैं बिलियनियर बनूंगा? दैट बिलीव, क्या रोड मैप है नहीं है, उसको नहीं मालूम मैं कैसे बनूंगा। लेकिन हर बार क्या अदालत में वकील झूठ जो बोल के सच बना देते हैं। तो हम लोग भी अपनी लाइफ में बोलते 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 कि मैं ये करूंगा, मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा, मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा। तो जब आपका सोच वो होता है और आप लिख के गोल रखते हैं, मैंने क्या है 3 लगा रखे। जैसे एक गर्भवती महिला को वो बच्चे का लगा देते हैं ना कि खूबसूरत बच्चा होएगा, मैंने अपने 3 गोल लगा रखे। पहला कि तजुर्बा का वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ होने का है। अच्छा। मेरे अपने पर्सनल एसेट $1 बिलियन के होंगे, $100 मिलियन पैसिव इनकम होगा, और मुझे 100 साल अच्छी हेल्थ के साथ जीना है। ये 3 मेजर गोल लगा रखे हैं। अब हो क्या रहा है लाइफ में कि मेरे आसपास जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी कंसल्टेंट, जो भी लोग मुझे, जो भी स्टोरी, वो हर चीज में कैप्चर कर रहा हूँ। वो वही है, पर पहले नहीं देख रहा था, अब देख रहा हूँ मैं। तो वो करने से अभी हेल्थ का क्या हुआ, मैंने कंसल्टेंट रख लिया, उससे एज रिवर्सल पे काम कर रहा हूँ। चेन्नई का कंसल्टेंट है। अभी विद्या बालन का आपने सुना होगा, अमूरा करके वेट लॉस किया उसने, बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कैसे कम किया डाइट के साथ, तो वो मेरा भी कंसल्टेंट है। क्या बात। तो आई एम पेइंग हिम, पे कर रहा हूँ, तो मेरे को उसको काम लेना है। लोग फ्री में कहते काम हो जाए, पैसा भरोगे तो आदमी वसूली करता है। तो मैं पैसा भर रहा हूँ कि ठीक है, प्रोफेशनल के साथ जा रहा हूँ। मेरे पास फुल टाइम ट्रेनर है, पूरा 7 दिन एक्सरसाइज करता हूँ, रात को वॉक करता हूँ, डाइट 100% कंप्लाइंट है, मैं शुगर की तरफ देखता भी नहीं हूँ। ये चीजें क्यों हुई कि 100 साल जीना है। अगर वो थॉट ही नहीं होता तो ये एक्शन भी नहीं होते। बहुत बढ़िया। तो थॉट होने से मेरे एक्शन अलाइन हो रहे हैं, तो काम हो रहा है। अभी कम्युनिटी जोड़ रहा है, लोग जोड़ रहे हैं। मैंने सोचा 500 आईपीओ करूंगा, तो आज ब्रांड इतना बड़ा हो गया कि रोज के 10 लीड ऑर्गेनिक आ रहे हैं कि हमको आईपीओ करना है। तो सारा कम्युनिटी आईपीओ वालों का बनता जा रहा है। तो लोगों के लिए 500 आईपीओ बहुत बड़ी बात थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हेड थे अजय ठाकुर, तो वहाँ से कि बोले 500 आईपीओ, हमको 14 साल लग गया, 40,000 मीटिंग करी, तब तो हम 400 कर पाए, तो 500 करने की बात कर रहा हूँ। तो मैं बोला यही मेरा कॉम्प्लीमेंट है, आप हंसो, जितना हंसोगे वो मेरा कॉम्प्लीमेंट है। बहुत बढ़िया कि उतना मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी और काम करूँगा। 500 नहीं हुए 300 हो जाएंगे यार। मैं कहता भगवान को कहने वाला, यार तूने बड़ा जुल्म किया। तो 500 बोले थे, 300 क्यों थे? 300 भी बहुत है। 100% हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि भारत के एसएमईज में इतनी बड़ी ताकत है कि 500 क्या 5,000 हो जाएंगे। लाइन लगी पड़ी है यार, लाइन लगी पड़ी है। मतलब लोगों के पास पोटेंशियल है, लोगों ने अपना धंधा उस तरीके से बनाया भी हुआ है, लेकिन उनको रास्ता नहीं है कि एसएमई का आईपीओ बनाए कैसे, होता क्या है ये नहीं मालूम। डर, कंप्लायंस होएगी, सीए लोग बोलते हैं मुंह काला करेगा। मेरे को एक सूरत के बंदे ने बोला, हाँ, बोला सीए बोल रहा है मुंह काला करेगा, आईपीओ करेगा तू तो जब ऐसा नेगेटिविटी फैला रहता है चारों तरफ, डैडी भी बोलता है मत कर आईपीओ, सीए भी बोलता है मत कर, दोस्त भी बोलते हैं मत कर, तो वहां पर आदमी लाए कैसे हिम्मत कि मैं आईपीओ करूंगा। लेकिन जब सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं यार, ये 40 करोड़ का कंपनी अभी 4,000 करोड़ का हो गया 2 साल में, तो नाउ दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड। यार इतना सक्सेस हो गया, जैसे एक अमिताभ बच्चन बनता है तो पूरा इलाहाबाद जाता है बॉम्बे कि मैं भी बनूंगा। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन बनते कितने हैं? बहुत थोड़े बनते हैं ना। तो वही आज 3% लोगों के पास 97% वेल्थ क्यों है? क्योंकि वो लोगों में हिम्मत और जज्बा होता है करने का। तो जिनमें वो हिम्मत होगी, जज्बा होएगा, वो कर जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो आपने माइंडसेट पे बात करी, तो हम लोग वहीं पे रखते हैं। और थोड़ा और बताइए मुझे कि किस तरीके से कोई एक 25 साल का बच्चा है, उसको चाहिए कि मैं धंधा चालू करूं और मुझे बिलियनर बनना है, तो क्या माइंडसेट होना चाहिए उसका? पहला तो ये वही कॉन्फिडेंस कि मुझे करना ही करना है। अभी जब वो कॉन्फिडेंस होएगा और वो कंटिन्यूअसली उसके ऊपर एक सोचना शुरू करेगा, तो जहां भी उसको वो अपॉर्चुनिटी दिखेगी। देखिए एक सिंपल मेटाफोर बताता हूँ। आप बॉम्बे में बैठे हो, दिल्ली जाना, आप जाओगे मेक माई ट्रिप पे, दिल्ली की क्वेरी डालोगे कि बेंगलोर की डालोगे? दिल्ली की डालोगे। दिल्ली की डालेंगे क्योंकि आपको अभी डेस्टिनेशन मालूम है। यस। मेक माई ट्रिप दिल्ली दिखाएगा, बेंगलोर नहीं दिखाएगा। 50 फ्लाइट दिखाएगा, आप सिलेक्ट करोगे, ट्रैफिक के हिसाब से टाइम पे जाओगे, बोर्ड हो गए, सीट सिलेक्ट किया होगा, खाना सिलेक्ट किया होगा, पहुंच जाओगे डेस्टिनेशन। तो वही बोलता, जब डेस्टिनेशन मालूम नहीं है, मेक माई ट्रिप पे डालो, भाई मेक माई ट्रिप, मुझे कहीं घूमने जाना, बताओ कहाँ जाऊँ, कोई जवाब आएगा? तो व्हेन यू नो योर डेस्टिनेशन, यू विल गेट द रिप्लाई।
कि ये आदमी आपको पहुंचा सकता है। आपको मेंटर मिलेंगे उस तरीके के, आपको उस तरीके के कंसल्टेंट मिलेंगे, उस तरह की स्टोरीज पढ़ोगे, उस तरह की आप रिसर्च करोगे, स्लोली आपके एक्शन उस थॉट के साथ अलाइन होने लग जाएंगे, और थोड़े बहुत जब रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे तो फिर और जोश आने लगेगा कि यार यस दिस इज गुड, मैं और इस पर मेहनत करता हूँ और इसके बारे में समझता हूँ। आज आपने भी इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, मैं देख रहा हूँ आपके ऑफिस में कितने 250-300 लोग बैठे हैं, तो ये कहीं किसी थॉट से शुरू हुआ होगा। पहले 10 लोग आए होंगे, कुछ फेलियर आए होंगे, बट नाउ यू आर ग्रोइंग एंड आपके आगे का भी विजन होएगा कि मुझे भी $1 बिलियन पे जाना है, ये वैल्यूएशन करना है, तो कंटिन्यूसली आपके एफर्ट उसके साथ अलाइन होते चले जाएंगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, बट एवरीथिंग स्टार्ट विद थॉट। कि मेरे को थॉट आया कि बॉम्बे जा ही रहा हूँ यार, कहीं वहाँ भी लोगों के साथ ब्रॉडकास्ट कर लूँ, तो किसी ने आपसे मिलवा दिया। अब ये थॉट ही नहीं होता तो हम कहाँ मिलते, जिंदगी में चांस ही नहीं था मिलते। बिल्कुल। यही जो थॉट वाला जो प्रोसेस है, मतलब पूरी की पूरी जो यंग पीढ़ी है वो तो बिग बॉस देखने में ही चली गई है, उनको आप क्या कहना चाहते हो? बहुत समय बेकार कर रहे हैं। काम तो करना पड़ेगा, अब नहीं करोगे तो मेरी उम्र में आगे करना पड़ेगा लेकिन बच तो पाओगे नहीं। तो इसलिए समय को वेस्ट मत करो। आज समय तुम्हारे साथ है, आज मेरे साथ समय नहीं है। मैं 67 हूँ, दूसरे आईपीओ की तैयारी कर रहा हूँ, पर साथ में एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि कभी भी पटाखा बोल सकता है। बहुत से दोस्त जाने शुरू हो गए हैं, अच्छे खासे भाई बैठते हैं कि अगले हफ्ते मिलेंगे, और उससे पहले पता लगा भाई को हार्ट अटैक हुआ, चला गया। तो ये स्टोरी जब रोज सुन रहे हैं तो हमको भी लगता है यार हमारा भी किसी दिन ऐसा नंबर आ सकता है। तो टाइम इज नॉट आवर साइड। हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, 100 साल का विजन रख रहे हैं, बट यू डोंट नो, वो हमारे हाथ में नहीं है। बराबर। तो यंग लोगों के हाथ में टाइम है। तो क्या आप एक अगर मैसेज देना हो, जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे 25 साल के, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि यार ये करना ही है, ऐसा क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई जो भी आपको सोच हो कि मुझे ये लाइन, ये इंडस्ट्री, चाहे कंटेंट क्रिएटर, जब हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो देखिए लक के 4 डेफिनेशन है मेरी नज़र में। अच्छा। लोग कहते हैं ना वो लकी था इसलिए वो बड़ा आदमी बन गया, उसका बाप का पैसा था वो बड़ा आदमी बन गया। तो लक के 4 पहलू है। पहला प्योर लक, कि बाप का पैसा मिल गया, लॉटरी लग गई, करोड़पति में 5 करोड़ जीत गए, वो एक लक होता है। कब लोग को लगता है। दूसरा लक है योर हार्ड वर्क, हार्डर यू वर्क लकियर यू गेट। अला इतना मेहनत करो कि लक भी झुक जाए तुम्हारे सामने, और होता है। मैंने किया लाइफ में। क्या बात है। रिफ्यूजी कैंप से मैं वो करके आज भी वही मेहनत कर रहा हूँ, 14 घंटा काम करता हूँ और जीत जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ जीत जाता हूँ मैं, बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क। थर्ड थिंग इज स्किल लक। ऐसी स्किल हासिल कर लो जो किसी के पास नहीं है। अभी मेरा स्किल है OKR। जब मैंने ये सुना था तो मैंने देखा कि OKR कराने वाले तो 2-4 ही कोच हैं, अमेजोन को करा रहे हैं, SME को तो कोई देखता ही नहीं। मैंने उसका मास्टरी किया। तो आज आप गूगल खोलेंगे, बेस्ट OKR कोच इन इंडिया, टॉप पे मैं ही भरा पड़ा हूँ। तो वो OKR का मैंने एक स्किल ले लिया, मेरा ब्लू ओशन हो गया। अभी मैंने देखा SME IPO, कोई कोच तो ऐसा है ही नहीं जिसने खुद का IPO किया हो। तो मेरा तो एज है, मैं ये IPO खुद कर चुका हूँ और मैंने उसको कैपिटलाइज किया, उस पर वीडियो बनाए। तो आज मेरे पास इतना लीड आ रहा है, पूरी दुनिया मेरे पीछे भाग रही है कि IPO कराओ। सो दिस इज योर स्किल लक। फोर्थ लक है बी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, कंट्री, सिटी, जहां भी हो। जब आप टॉप 3 में आ गए, यू आर लकी। आप यू आर द नेक्स्ट बिल गेट, यू आर द नेक्स्ट मार्क जुकरबर्ग, और यू आर द नेक्स्ट, बट वट एवर इंडस्ट्री, आपका जो इंडस्ट्री है, अगर आप इसमें टॉप पे हो कि ये नंबर 1 जिसने भी सर्च किया या सोचा आपका ही नाम आया, तो धंधा आपके पास ही आना है। हम लोग तो इसी पे काम करते हैं। आपने जो बोला टॉप पे आना है, हम लोग उसी पे काम करते हैं कि अगर आप धंधा ऐप से जुड़ रहे हो, अगर आप यूजो ऐप से जुड़ रहे हो, तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको टॉप 3 में ला के रखेंगे। और जैसे आपने बोला कि एक बार अगर आप टॉप 3 में आ गए तो फिर कस्टमर की लाइन लगना ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। फिर आपको दौड़ना नहीं है, कस्टमर आपके पीछे दौड़ते हैं और आप फिर कस्टमर को सर्व करते जाओ और धंधा बढ़ाते जाओ। इससे बढ़िया मार्केटिंग कोई नहीं होता है जहाँ कस्टमर आपके पास है। आने और जाने में फर्क होता है। बैंक के पास आप जाओ, लोन चाहिए तो बैंक जूते घिसाएगा। बैंक आपके पास है, लोन ले लो तो आपकी टर्म पे देगा, प्रोसेसिंग चार्ज हटाएगा, इंटरेस्ट कम करेगा, भाई ले लो। और ऐसा होता है। अच्छे बिजनेसेस के पास बैंक मैनेजर जाके अपॉइंटमेंट के लिए तरसते हैं, इनका अकाउंट मिल जाए, और कई लोग बैंक के बाहर खड़े रहते हैं कि लोन मिल जाए। कस्टमर आपके पास आए, आपका प्राइस, आपका टर्म, आप कस्टमर पे जाओ, उसका टर्म। तो मैं बोलता हूँ आने और जाने में फर्क होता है। परफेक्ट। तो आने वाला जो आप काम कर रहे हो ना, बहुत भला कर रहे हो छोटे बिजनेसेस। वही हम लोग वही बोलते हैं कि जब तक धंधे का ब्रांड नहीं बनाओगे, जब तक कस्टमर को ये नहीं जताओगे कि तुम ही बेस्ट हो तुम्हारे इंडस्ट्री में,
तब तक तुम्हारा काम नहीं होने वाला। और आपने जैसे बोला कि कस्टमर जो आने वाला खुद आके आता है, तो आप आपके टर्म्स पे फिर उसको देते हो, तो उसके लिए बेस्ट बनना पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट बनना और उसके लिए एक बहुत बढ़िया किताब है, हम्म। मेलकॉम ग्लैडवेल की है, आउटलायर्स। अच्छा। कि 10,000 घंटा लगा लो, जैसे बोलते हैं ना कि भाई 10-10 फुट का खड्डे खोद लो, पानी नहीं मिलेगा, एक जगह 100 फुट। 10,000 घंटा एक काम में मास्टरी कर लो। दैट इज रफली अबाउट 3 to 4 years। ये लगना ही लगना है। देयर इज नथिंग कॉल्ड ओवरनाइट। 3-4 घंटे आपको अच्छी खासी ऐसी तैसी करानी पड़ेगी उसमें। देन यू विल बिकम मास्टर ऑफ दैट। आपको उसके सारे भेद पता लग जाएंगे, फेलियर पता लग जाएंगे, एवरीथिंग यू विल नो। सेकेंड उसी का ही बुक है टिपिंग पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं जे कर्व, हॉकी कर्व। तो जब आप 10,000 घंटे लगा लेते हो, किसी दिन ऐसा दिन आएगा आप ओवरनाइट सक्सेस। अरे ये कहाँ से आ गया, ये तो कल तक कुछ नहीं था, नहीं वो 5 साल से अपनी ऐसे तैसे करा रहा था। सच में यही पार्ट है कि लोग मार्केटिंग करना चालू करते हैं। हाँ। बोलता है अरे धंधे का ब्रांड बनाने का है, मार्केटिंग करना चालू। पहला महीना हो गया, रिजल्ट नहीं आया। दूसरा महीना हो गया, रिजल्ट नहीं आया। तीसरा महीना हो गया, रिजल्ट नहीं आया। बोलेगा अरे इसमें कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो, हम हमारी घिसते रहेंगे। तो भैया आपको टिपिंग पॉइंट तक जाना तो पड़ेगा। रोज 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 वही काम करना पड़ेगा जो तुम करते आ रहे हो। दुनिया को बताना पड़ेगा कि तुम ही तुम्हारे सिकंदर के मुकद्दर हो। तब जाके तुम्हारे पास 3 साल बाद लाइन लगना चालू हो जाएगी। और लोगों को तो ऐसा है आजकल की 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए। हाँ। ऑर्डर कर दिया, बेस्ट मार्केटिंग तो आ गई मार्केटिंग। ऑर्डर कर दिया, बेस्ट लोग तो आ गए लोग। ऐसा थोड़ी ना होता है, लोग तो बनाने पड़ते हैं। हाँ, तो वो जो आउटलायर्स बुक है बहुत बढ़िया बुक है। मैं उससे बहुत इंस्पायर हुआ। तो मैंने जब कंटेंट बनाना शुरू किया तो 4 साल तो कुछ नहीं हुआ, मजाक भी बना, बहुत सारा गालियां भी खाई कि बुढ़े कबर में पाँव लटके अब चलो वीडियो बनाने, ऐसे ऐसे लोगों ने बोला। तो मैं लगा रहा 4 साल में, तो पता आउटलायर करता रहूंगा। आज वो वीडियो देखता हूँ शर्म आती है कि मैं इतना बेवकूफ़ था, ऐसा कंटेंट बनाता था। लेकिन चौथे साल में टिपिंग पॉइंट आया। 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 2 मिलियन, फॉलोअर बढ़ते चले गए, सब्सक्राइबर बढ़ते चले गए। अभी हर हफ्ते एक वीडियो वायरल है। परफेक्ट। मास्टरी हो गई ना, एक्सपर्ट बन गया मैं उस सब्जेक्ट का। यस। कि कैसे हुक लाना है, कैसे बोलना है, कैसे कैमरा पे एडिटिंग करना है, बढ़िया म्यूजिक कौन सा डालना है, ये सारी चीज़ें सीखनी है ना। तो ओवरनाइट तो नहीं होएगा। और कंसिस्टेंसी, प्लेटफॉर्म भी आपको रिस्पेक्ट तभी देगा जब आपका रोज आ रहा है कंटेंट। तो मतलब आप अभी 60 के ऊपर हो और लोग बोलते हैं कि 60 के ऊपर 4 धाम की यात्रा करने जाना हाँ। पड़ता है। आप ये 3 गोल लेके क्या कर रहे हो कि 5 लाख लोगों का 5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन, 5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन होना चाहिए, $1 बिलियन का ये होना चाहिए, 100 मिलियन डॉलर की हमारी आय होनी चाहिए, 100 साल तक जीना है। क्यों आपके दिमाग में कैसे आया ये? देखो क्या होता है गौरव भाई के, जब हमारे पास गोल रहता है, जैसे मैंने बोला, पता ही नहीं कहाँ जाना है तो कहाँ जाओगे, कहीं भी पहुंच जाओगे। बट गोल क्लियर है। ऑफिस में भी ये बोर्ड लगा है, मेरे बेड के सामने भी लगा है, और मेरे पर्स पे मैं दिखा दूं, कार्ड पे भी लिखा हुआ है। अरे क्या बात है। ये गोल मेरे इधर लिखे रहते हैं कि अभी फ्लाइट पे बैठूंगा, फिर निकालूंगा, पढ़ूंगा। ओह। तो दिमाग, वाणी, बातचीत, थॉट में यही है कि ये करना है, उसके रास्ते खुलते जा रहे हैं। और ये लाइफ है, मैंने जो चाहा मैनिफेस्ट किया। रिफ्यूजी कैंप से IPO, अंग्रेजी आती नहीं थी बोलने तो उन लोगों को नौकरी पे रखा जिनकी इंग्लिश से डर रखता था। तो ये सारी चीज़ें अचीव की लाइफ में, मैनिफेस्ट की बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली। तो ये करने से मेरे को एक और बड़ा फर्क दिख रहा है। जो आपने 4 धाम बोला ना, तो मैं भी देखता हूँ पार्क में जाता हूँ तो मेरी उम्र के लोग सत्संग कर रहे हैं बैठे हुए, और बातें उनकी ये होती है कि एज है भाई, बीमारी तो लगेगी, अब बोनस के साल हैं, कुछ जी लें, हाँ, और 4 धाम यात्रा कर लें, भगवान के कुछ भजन कर लें। तो वो थॉट्स है ना, ये वर्ड्स है पावर। अगर मैं सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा ये थॉट रहेगा ना कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब तो बीमारियां लगेंगी, गारंटीड अगले 1 साल में सब बीमारियां लग जाएंगी, जो सोच रहा हूँ, गारंटीड। तो वो जब थॉट नहीं है, हेल्थ 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 थॉट है, तो मैं हेल्थ पे ही काम कर रहा हूँ। अब हो क्या रहा है कि ये सब करने से और मेहनत करने से मुझे फील नहीं होता कि मैं थक रहा हूँ या मेरी एज हो रही है। मैं आप जैसे लोगों की कंपनी में आज आपके साथ बैठा हूँ, आपकी कुछ एनर्जी मैं लेके चला जाऊँगा, आपसे कुछ सीख के चला जाऊँगा। तो ये करने से नाउ आप बताओ 60 के ऊपर वाले कितने लोग के 6 करोड़ वीडियो व्यूज है महीने के। 60 के कितने लोग इतने एक्टिव हैं, 14 घंटा काम कर रहे हैं, AI पे काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन सीख रहे हैं, मार्केटिंग सीख रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तरह तरह नए नए कोर्सेज डेवलप कर रहा हूँ, 7 किताबें लिख ली, हर 90 दिन में एक किताब लिख लेता हूँ। दैट इज़ कीपिंग माई मेंटल फैकल्टी वेरी स्ट्रांग। मुझे कुछ भूलता नहीं है, और मेरा शरीर भी एक्टिव रहता है
कि मैं कल आया, आज बॉम्बे रहूँगा, 2 पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ इसमें, कल मीटिंग करी, अभी चला जाऊँगा, कल से फिर एक रूटीन शुरू होगा, एक्सरसाइज चालू होएगी, सब होएगा। सो दैट इज़ कीपिंग मी वेरी यंग। तो ये आपको ऐसे लगता है क्या कि ये जो आपका रूट है सिंधी फैमिली में, उसके वजह से आप इतना एनर्जेटिक रहते हो? क्योंकि मैंने देखा है कि सिंधी फैमिली मतलब अंदर से ही खुश रहती है, बहुत भागा दौड़ करती है, उनको मेहनत करने में मज़ा आती है, उनको एनर्जी मिलती है मेहनत करने से। मेहनत करने के बाद कोई सिंधी आंधी थकता नहीं है, और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। आप उस पे क्या बोलना चाहते हो? है हमारे डीएनए में। देखो वो भी कहाँ से आ रहा है कि जब हम आए थे पार्टीशन के बाद, हाँ, उल्लासनगर में हमको एक बैरक मिला। करेक्ट। बॉम्बे से कितना दूर था उल्लासनगर, आज भी हुँ, दूर है, लेकिन तब तो बिल्कुल वीरान जंगल में दे दिया। बराबर। कोई टॉयलेट नहीं था, एक कोठरी में 10 लोग रह रहे हैं, खाने को नहीं है, कमाई का जरिया नहीं है। गवर्नमेंट से लाल रंग का गेहूँ मिलता था, उससे ही रोटी पकाओ, सिगरी होती थी, अंगीठी पे बनाओ, कोई स्टोव नहीं होते थे, कोई गैस नहीं होता था, जंगल में टॉयलेट जाओ। तो ये सब हालात पे स्कूल कैसे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, टेंट में पढ़ रहे हैं। वहाँ से जब चले तो आप जितना लाइफ में स्ट्रगल देखते हो ना, उतने मजबूत होते हो। तो सिंधी कम्युनिटी और बहुत लोग जो पार्टीशन में बिखर गए, घर बार चले गए उनके पाकिस्तान में, वो लोगों ने बहुत स्ट्रगल करके जब ये बनाया तो उनको वैल्यू है उस चीज़ का, हुँ, कि हम मेहनत करके कुछ भी हासिल किए हैं तो उसको मेंटेन रखना है। तो वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए में आ गया है कि हम लोगों को अपना मेहनत करके आगे बढ़ना है। और हमारे पास कल क्या हो जाए या कभी कोई सपोर्ट है या नहीं है, हमारे पास सिंधियों के पास कोई अपना राज्य नहीं है, हमारी लैंग्वेज भी रिकग्नाइज नहीं है, यंग जनरेशन वो लैंग्वेज भी नहीं बोलती है, धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो वो पर मेहनत का जो जज्बा है वो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, और खासकर इस पार्टीशन ने हमें और मेहनती बना दिया, क्योंकि उससे हमें लड़ना था, उससे उभरना था। तो वो कहीं ना कहीं से हमारे ब्लड में आ गया है ऐसा। तो क्या आपकी मेमोरीज है चाइल्डहुड की? मतलब मेरे ख्याल से आपका जन्म तो इंडिया में ही हुआ है, लेकिन आपके पिताजी क्या बोलते थे पार्टीशन के ऊपर? क्या मतलब मैंने देखा है जब भी उल्लासनगर के भाइयों के साथ बात करता हूँ तो बहुत सारी कहानियाँ निकल के आती है, और सबसे ज़्यादा जो बिजनेस पर्सन है मुंबई के, वो उल्लासनगर से ही निकल के आए हैं। मतलब उनके जो लड़ने के जो जज्बा है ना, वो अलग ही किस्म का है। मतलब उनको डर लगता ही नहीं है किसी चीज़ से। तो क्या ऐसे बातें होती थी खाना खाने टाइम पे कि आप में ऐसा वो जुनून आ ही गया कि नहीं जिंदगी में यही करना है? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। देखिए, आपको अगर कहीं पे किसी टापू पे छोड़ दिया जाए, आइलैंड पे, हम्म, कि जहाँ कुछ भी नहीं है, हम्म, तो आप सर्वाइवल के लिए नारियल तोड़ोगे, उसका पानी पियोगे, फ्रूट खाओगे, कहीं ना कहीं से आग का इस्तेमाल करके भाई ठीक है कुछ पकाना शुरू करोगे, शिकार करना सीख लोगे। बराबर। तो जब ऐसे हालात ज़िंदगी में होते हैं तो बहुत सारे स्किल आदमी हासिल कर लेता है लड़ने के, अपनी एक जगह बनाने के लिए। तो वो सिंधियों ने किया, उसकी वजह से आज उल्लासनगर से तो क्या मैं कहता हूँ, दुनिया में सिंधियों का बहुत बड़ा एक रोल है रोल ट्रेड है। में, स्पेशली हम लोग व्यापारी ज़्यादा हैं। तो आपको ऐसे लगता है क्या कि जो लोग अनफॉर्चुनेट होते हैं लाइफ में, जिनके माता पिता ज़्यादा कमाते नहीं है, या फिर आपने यहाँ पे लक की दो डेफिनेशन बोली, एक तो बोला कि इतना लकी हो जाओ कि बाप तुम्हारा करोड़पति होना चाहिए, हाँ, और दूसरा बोला हार्डवर्क वाला। तो जो बीच वाला होता है, मतलब जो मिडिल क्लास, इंडिया में सबसे बड़ा तो मिडिल क्लास ही है, उसको चटके भी नहीं लग रहे कि बाहर जाना पड़े हगने मुतने के लिए, और ये भी नहीं है कि हमारे घर पे बहुत बड़ा बंगला है, तो वो लोग फिर बीच में रुक जाते हैं क्या? बीच में उनको हार्डवर्क और स्किल हम्म, ये दो हासिल कर ले तो वो भी बहुत वेल्दी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, और बहुत लकी हो सकते हैं। तो अच्छा। जो भी मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास बहुत रिसोर्सेज नहीं है, हम्म, गरीब हैं या लोअर मिडिल क्लास है, उन लोगों को हार्डवर्क और स्किल पे बहुत काम करें तो वो भी लकी और वेल्दी हो सकते तो हार्डवर्क कैसे करना है? मतलब आजकल तो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं जो अ, मतलब डोर टू डोर सेल्स वाला काम है, वो तो खत्म हो गया। मतलब सबसे पहले ये बोलते थे कि सबसे अच्छा काम अगर तुमको जिंदगी में तरक्की करनी हो तो डोर टू डोर सेल कर लो, और एक बार अगर तुमने डोर टू डोर सेल अगर सीख लिया तो फिर दुनिया में कोई भी काम तुमसे छोटा नहीं लगेगा, तुमको हो ही जाएगा तुमसे। आजकल तो डोर टू डोर सेल वाले लोग मिलते ही नहीं है, खत्म हो गई कहानी वो। आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पकड़ रहे हो, पर मैं जहाँ बात कर रहा हूँ कि स्किल, आपको जो भी इंटरेस्ट हो हम्म, वो स्किल हासिल कर लो ना। हार्डवर्क करते नहीं है ना लोग आजकल। तो इंस्टाग्राम निकालो, 1 मिनट भी मिल जाए तो लोगों का डायरेक्टली इंस्टाग्राम चालू हो जाता है और रोल करना चालू कर देते हैं। फोकस ही नहीं है, फोकस ही नहीं है बच्चों में।
कैसे लाए फोकस, कैसे करे हार्डवर्क? आई थिंक वहाँ बहुत बड़ा रोल है उनके माँ बाप का, संस्कार का। आप देखेंगे कि आईएएस के बच्चे आईएएस बनते हैं, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि उन्होंने घर में एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि भाई देखो मैं आईएएस हूँ, तेरे को भी आईएएस बनना है। करेक्ट। तो वो एक सीडिंग कर देते हैं, वैसा एनवायरनमेंट देते हैं उनको। घर में टीवी नहीं चलता, पार्टीज नहीं होती कि बच्चे का डिस्ट्रैक्शन नहीं होए, और अच्छे उनको संस्कार करते हैं, उनको अच्छी तरीके से, एक तरीके से घर में ट्रेनिंग हो जाती है। अभी पॉलिटिशियन को कोई बाहर नहीं जाना पड़ता ट्रेनिंग के लिए, वो डाइनिंग टेबल के ऊपर ब्रेकफास्ट के ऊपर करते करते वो पॉलिटिशियन बन जाता है। Correct. हर पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन है, बराबर। क्योंकि उसके वो डीएनए में और घर में वही माहौल है। तो ये माँ बाप का फर्ज बनता है कि आप जो भी बच्चों को कैरियर चाहते हो कि अच्छा बने, वो उनको एनवायरनमेंट दो। जो भी मैंने देखा है माँ बाप या खासकर फादर देखे हैं, वो बच्चों को बहुत ध्यान देते हैं। मान लो उनको बैडमिंटन का चैंपियन बनाना, तो उसका तरह की एकेडमी, उस तरह का इक्विपमेंट खुद लेके जाएंगे, छोड़ के आएंगे। बचपन से उसको इनकरेज करेंगे भाई तेरे को बैडमिंटन का चैंपियन बनना है, ओलंपिक मेडल लाना है। तो उसको एनवायरनमेंट और हर तरह की सपोर्ट वैसी देते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे करके वहाँ पहुँच जाता है। तो बहुत बड़ा रोल पेरेंटिंग का इस पर भी आता है। तो ये पेरेंटिंग पे मैं और बात करना चाहता था कि माता पिता खुद होके बोलते हैं कि अरे मत कर धंधा, उसमें तो तेरे को बीवी भी नहीं मिलेगी अच्छी, और फिर लोग बोलते हैं कि धंधा करना मतलब चोरी करने जैसा हो गया। उसके ऊपर उन पेरेंट्स को आप क्या बताना चाहते हो? बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं, और क्या बताऊंगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था, बेटा पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना। हाँ कहो तो बोल के बता दो। हाँ, बोलिए बोलिए, बिल्कुल। बेटा पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना। क्योंकि जब आप किसी और के लिए नौकरी करते हो तो अपनी मेहनत से उसको अमीर बना रहे हो, और इनकम पे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। जब आप अपना बिजनेस करोगे, खुद का बिजनेस करोगे, चाहे वो छोटा हो, चाहे पान की दुकान हो, या किसी भी बिजनेस में हो, आप खुद के लिए काम कर रहे हो और खुद को अमीर बना रहे हो। तो इसलिए पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना। तो इसके ऊपर भाई साहब 4-5 करोड़ व्यूज आ गए, बहुत बड़ा वायरल हो गया। बहुत लोगों ने, कईयों ने कुछ छोड़ के अपना शुरू कर दिया। तो बड़े सारे कमेंट है, अपने स्टाफ को भी ये सुनाओ, तो तुम्हारे यहाँ कहाँ से करेगा नौकरी? सब नौकरी करेंगे तो, सब धंधा करेंगे तो नौकरी कौन करेगा? ये तो सवाल इतना आया, जवाब देते देते मैं थक गया। मैं कहा भाई सिर्फ 3% लोग में ही जज्बा है, वही कर पाएंगे। अगर मेरे इस वीडियो से इंस्पायर होके 10 लोग ने भी अपना धंधा कर लिया, तो मेरा काम हो गया। तो हर कोई तो कर ही नहीं सकता, बाकी को नौकरी करना है, क्योंकि घर से प्रेशर है, खुद का मेहनत का जज्बा है नहीं, खुद का विजन है नहीं, तो वो नौकरी करेंगे। तो आपको क्या लगता है धंधा चालू करने के बाद क्या होगा? मान के चलते कोई अगर यहाँ पे नौकरी कर रहा है और उसने अगर धंधा करना चालू हो गया, तो उसकी जिंदगी में ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा? वो हमारी तरह बैठ के पॉडकास्ट करेगा। ठीक है, पर मतलब आज आपने मुझे बुलाया, मैं आपके साथ बैठा हूं, हम दोनों धंधे में, ठीक है, हमारे अच्छे खासे बिजनेसेस हैं, तो एक अच्छी इनकम होगी, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, आपके पास अच्छा पैसा होगा, लोग स्ट्रेस रहेगा। वो लोग बोलते हैं कि कितना ज्यादा स्ट्रेस रहता है धंधे वाले को, कल पैसा आएगा कि नहीं आएगा वो पता नहीं है। ये सोच के लोग धंधा करना चालू नहीं करते। अच्छा, जॉब में स्ट्रेस कम है क्या? पता नहीं। पूछो जॉब वाले से। आज मेरे पास जिनका 70-70 लाख रुपया पगार है ना, वो उनसे धंधे वाले को स्ट्रेस कम है। वो बॉस उसको नौकर के जैसे ट्रीट कर रहा है, कॉर्पोरेट का पॉलिटिक्स है, चमचागिरी चल रहा है, इतना फ्रस्ट्रेटेड है वो भारी। और इस उम्र में निकाल दिया, अगर होता ही है 100%। बिजनेस ढीला हुआ था, गूगल ने 14,000 आदमी निकाल दिया पीछे। करेक्ट। अब क्या करोगे? फिर कहाँ से नौकरी मिलेगी? प्राइवेट नौकरी में सोचने लग जाता है ये तो आदमी महंगा हो गया, अभी यंग आदमी लाऊं, 50-55 का आदमी ढीला हो जाता है, छोड़ो इसको, हटाओ। सो जॉब सिक्योरिटी कौन सा ईजी है आज के टाइम में? पहला टाइम थोड़ी है कि आपको पेंशन भी मिल रहा है और सब कुछ मिल रहा है। आज तो गवर्नमेंट जॉब में भी पेंशन नहीं, बंद हो गया शायद। तो जॉब एक जॉब है, उसका स्ट्रेस अपना है, लिमिटेड इनकम है, और बहुत कुछ जिंदगी के सपने आदमी अचीव कर नहीं पाता उसमें। सपने तो हर एक को होते, देखो एवरीबॉडी वांट्स अ गुड कार, गुड हाउस, गुड लाइफ, गुड ट्रैवल, वो नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं बजटिंग होती है। अब उसमें कई लोग कहते हैं गूगल का सीईओ, तो भाई तुम गूगल के सीईओ हो क्या? बन जाओ, फिर बात करना कि ठीक है आपको स्टॉक ऑप्शन है, आपको अच्छी करोड़ों डॉलर की सैलरी है, विच इज गुड, बट मैं एक आम मिडिल क्लास जॉब की बात कर रहा हूँ। भारत में करीब 60 मिलियन, मतलब 6 करोड़ के आसपास छोटे मोटे धंधे हैं,
उसमें से 1 करोड़ धंधे अच्छे खासे लेवल पे है जिनके पास एटलीस्ट 10 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उनका भी अगर हम लोग अगर लाइव देखते हैं तो सुबह से लेके शाम तक बेचारा लगा हुआ ही है। मतलब सुबह 5 बजे उठता है, फिर अपना ये करता है, फिर लोग मिलते नहीं है, कस्टमर 100 गाली दे के जाता है। उसमें धंधे वाले को क्या मिलता है? बहुत सही बात कर रहे हो यार तुम, लेकिन उनमें से भी कुछ धंधे वाले समझ जाते हैं कि हमें अपना कुछ डिफरेंशिएटर क्रिएट करना है। भीड़ क्या है कि कमोडिटाइज बिजनेस है, मतलब हर कोई वही कर रहा है, तुम भी कर रहे हो, तो तुम कैसे कमाओगे यार? कहाँ से तुमको रेट मिलेगा, कहाँ से ग्राहक मिलेगा, कौन पैसा टाइम पे देगा? नहीं देगा। ये बात समझनी है। हर एसएमई जो ये वीडियो देख रहे हैं समझ लो कि आप अगर डिफरेंट नहीं हो, औरों से अलग नहीं हो, तो ना पैसा मिलेगा, ना रेट मिलेगा, ना प्रॉफिट मिलेगा, ना धंधा बढ़ा होगा। तो ज़्यादातर लोग गलती ये कर रहे हैं कि वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। अभी इंश्योरेंस एजेंट ले लो, करोड़ों इंश्योरेंस एजेंट हैं। भाई तुमसे कोई क्यों ले? उसका भाई, साला, भतीजा, हर कोई इंश्योरेंस एजेंट है, तेरे से क्यों ले लेगा? तो ऐसे एक हमारे स्टूडेंट आए, तो उनको मैं पहले तुम किताब लिखो, अपना ब्रांडिंग करो। किताब लिखाई, तो पॉडकास्ट करो, यूट्यूब लाइव किए उन्होंने 2 साल लगातार, लाखों फॉलोअर हो गए, करोड़ों फॉलोअर हो गए। आज उनका इंश्योरेंस का बिजनेस, वो ब्रांड बन गए। तो करोड़ों में से वो कुछ 10 टॉप पे आते होंगे, क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया, अपना डिफरेंशिएटर कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ। तो जब ग्राहक उनसे मिलता रहे, आपने इतनी इंश्योरेंस पे किताब लिखी, सो दे कंसीडर हिम कि ये आदमी एक एक्सपर्ट है। पीपल वांट टू डील विद एक्सपर्ट। आप अगर हमारे यहाँ एक डॉक्टर त्रेन है, मेदांता सिटी वाले, ब्रांड है ना एक, डॉक्टर तो हजारों हैं कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर लिया। तो एक सब्जेक्ट में अपना ब्रांड पे काम किया ना, तो लोग लाइन लगा के आते थे उसी डॉक्टर से सर्जरी करानी। तो एक छोटा, जैसे आपने बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया कि इंश्योरेंस वाले का आपने ब्रांड खड़ा कर दिया, तो और किस तरीके से ब्रांड खड़ा किया जा सकता है? मतलब मान के चलते कि किसी की कपड़े की दुकान है, किसी का रेस्टोरेंट है, और उसको चाहिए कि मैं एसएमई पे जाऊँ, एसएमई आईपीओ करूँ मेरा खुद का, तो वो कैसे अपना 5 साल का 10 साल का जर्नी क्रिएट करे कि उसका ब्रांड बनते बनते ब्रांड बन जाए और फिर एसएमई आईपीओ भी हो जाए? पहला तो आपके पास है जो आप कर रहे हो आप यही कर रहे हो ना उनके लिए। हाँ, आप उनकी ब्रांडिंग में हेल्प कर रहे हो। करेक्ट। गूगल मैप बिजनेस लोगों को पता नहीं है। अरे भाई, ग्राहक हैप्पी है, एक रिव्यू तो ले लो ना उससे यार। आज आपके 4000 5000 रिव्यू हो। मेरा एक मेंटी है, उसका डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया में टीवीएस का बाइक का डीलरशिप है। 4200 गूगल रिव्यू है। 30% धंधा और डीलर्स के बदले इसके पास आता है आसपास के शहरों से कि इन डीलर से काम करेंगे, इसके रिव्यूज अच्छे हैं। क्या बात। तो अब ये एसएमई वो भी नहीं लेते जिसके आप सिखाते हो लोगों को। मैंने देखा आपने बहुत अच्छा उस पर काम कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें, गूगल मैप बिजनेस एक फ्री का सर्विस है। आपको करना क्या है? हैप्पी कस्टमर से रिव्यू मांगना है ना। बोलो फोन निकालो सर, आप खुश हो, सर्विस से एक रिव्यू दे दो। उसके लिए तो हम लोग क्यूआर कोड भी दे हाँ, देना भाई, क्यूआर कोड है, बताओ। वो भी क्यूआर कोड भी एक मेरा भी बना देना भाई अभी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे 971 रिव्यू है, तो ट्रेनिंग में मैं भी बोलता तो हूँ हम लोग तो सिंपली ये बोल देते हैं कि ऐसा एक क्यूआर कोड देते हैं हम लोग हर धंधे को। मैं तो बोलता हूँ आप मेरे से जुड़ो ना जुड़ो, फ्री में ले लो, पर ले लो। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास गूगल का रिव्यू, तुम मर जाओगे लेकिन गूगल का रिव्यू तुम्हारे साथ जिंदा रहेगा। लेगेसी है, लेगेसी है भैया। आपके पोते बच्चे कहेंगे दादा कितना बढ़िया आदमी था, गूगल का रिव्यू छोड़ गया हमारे लिए, 10,000 गूगल के रिव्यू छोड़ दिया। और मजे की बात तो ये है, मैं आपको कुछ स्टैट्स, मतलब थोड़े से कुछ स्टैटिक्स बता देता हूँ। 2019 में अगर तुम्हारे शहर में बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, या बेस्ट क्लोथिंग स्टोर नहीं, या फिर बेस्ट ट्यूशन नियर मी, अगर 100 लोग सर्च करते थे ना 2019 में, आज 2024, मतलब खाली 5 साल हो गए। 5 साल में वो 100 के 1000 हो गए। कोविड के बाद पूरा का पूरा माहौल बदल गया है। हर बंदा घर से बाहर निकलने से पहले गूगल पे सर्च करता है कि जाना किधर है, और वो जहाँ पे अच्छे रिव्यू मिलेंगे वहाँ पे खींचा खींचा चला जाता है, क्योंकि तुम टॉप 3 में आते ही नहीं हो। तो सबसे पहले तुम्हारा फर्ज ये बनता है कि तुम्हें अगर धंधा बढ़ाना है, और तुम अगर रो रहे हो कि मेरा धंधा नहीं आ रहा है, मेरा धंधा नहीं आ रहा है, सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारा कस्टमर तुम्हें सर्च कहाँ पे कर रहा है। तुम्हारा कस्टमर तुम्हें गूगल पे सर्च कर रहा है, तो गूगल में खुद की औकात बना लो, खुद की हैसियत बना लो। आदमी देख के बोले तो सही कि यार ये बंदा ब्रांड का है। आपने अभी बताते बताते क्या बोला, मुझे गर्व से बताया कि मेरा 1000 से भी ज्यादा रिव्यूज है। क्यों बता पाए आप? क्योंकि ये लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, आप खुद नहीं बोल रहे हो। ऐसे ही आपको खुद का ब्रांड बनाना पड़ेगा कि अगर मैं किसी छोटे शहर में बैठा हुआ हूँ, भिलाई में बैठा हुआ हूँ, और भिलाई में बैठ के मैं क्या बोलूंगा, भिलाई का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट मेरा है, भिलाई का सबसे बेस्ट जो डीलरशिप है होंडा की वो हमारी है, क्योंकि हमारे पास 5000 रिव्यू है।
हमसे ज्यादा कोई है ही नहीं। तो ये जब आप बोलोगे तब आपका ब्रांड बनेगा और बनते बनते आईपीओ चला जाएगा। तो ये जो एजुकेशन है ना एमएसएमईज को, ये देने वाला कोई नहीं है। तो मैं अपने वीडियोस के जरिए, यूट्यूब के जरिए, पेड कोचिंग्स के जरिए, पेड कोर्सेज के जरिए वो 1 करोड़ लोगों को मुझे स्किल करना है बढ़िया। अपने लाइफ टाइम में। कि यही जो आप लोग जो कर रहे हो ना, मैं उनको यही सिखाना चाहता हूँ कि गूगल रिव्यूज़ लो, अपना ब्रांड करो, डिफरेंशिएटर क्रिएट करो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज भाई बड़े बड़े बिजनेस लाइक विजय मल्ल्या, अनिल अंबानी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से फेल होते हैं। कल मैंने अपना यहाँ पे एक मेरा मीटिंग था, सेमिनार था, उसमें कैश फ्लो पे एक सेशन किया। 90% बिजनेस ओनर बोले हमने अपना बैलेंस शीट नहीं देखा, हमें कैश फ्लो ही नहीं मालूम है। अब समझ रहे हो क्या हालत है? वो लोग जो 50-50 करोड़ का धंधा कर रहे हैं, सीए पे डिपेंडेंट है। एक का तो आईपीओ आया है, उसको मैं बोला भाई कितने प्राइस पे आईपीओ आया तेरा, क्या पी मल्टीपल पे आया है? हाँ। यार मैं सीएफओ को संभालूं, मैं उसने ही किया। क्या बात कर रहे हो? पी मल्टीपल नहीं पता उसको आईपीओ आने के बाद? ओनर को आईपीओ आने के बाद नहीं पता कि मेरा पी मल्टीपल क्या है और कितना टाइम क्या हुआ है, सब कुछ सीएफओ देख रहा है उसका। अभी ये तो किस्मत की बात है, सीएफओ अच्छा मिल गया होगा, लेकिन अगर कोई गलत आदमी टकर गया तो वो तो उसका धंधा साइन करा लेगा उससे। करेक्ट। तो फाइनेंशियल एजुकेशन, कैश फ्लो नहीं मालूम लोगों को यार कि हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव है नेगेटिव है। मगर तुम्हारा प्रॉफिट से कोई कैश फ्लो का मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आपका बिजनेस में 40%, 50% नेट प्रॉफिट होगा, कॉफी पीने का पैसा नहीं है तेरे पास। बिल्कुल। लोगों को पैसा देने का टाइम पे पैसा नहीं, पगार टाइम पे नहीं दे पा रहे हो, तुम्हारा कैश फ्लो कहाँ है यार? फंसा हुआ है इन्वेंट्री में, फंसा हुआ है ग्राहकों के पास, तो वो स्टेटमेंट ही नहीं देख रहे हो हर महीने। तो ये जब एजुकेशन नहीं है, ये मुझे सिखाना है। चाहे जिंदगी पूरी लग जाए, लेकिन ये मैं इतना सिखाऊंगा लोगों को, डिजिटली, फिजिकली, ट्रैवल करके, गांधी जैसे गाँव जाऊंगा, सिखाऊंगा। तो मेरा एक सपना है कि मैं एक वैनिटी वैन बनाऊं और पूरा इंडिया ट्रैवल करूं और जाके अपना वहां पे पेड़ के नीचे वर्कशॉप करके धंधा सिखाऊं, कि टायर पंचर वाले को भी सिखाऊं कि तेरा धंधा भी बड़ा हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। सैल्यूट है सर आपके जज्बे को। इस उम्र में आप लोगों के बारे में इतना समझ रहे हो, भारत के बारे में इतना सोच रहे हो कि छोटे छोटे गाँव में भी जाके आपको पंचर वाले को भी बताने का है कि धंधा कैसे चालू करने का है। तो चलो आप एक केस स्टडी करते हैं। एक पंचर वाला है और उसको 10 साल में अपना आईपीओ लाना है, क्या क्या करना चाहिए? क्या 5 चीजें ऐसी क्या करनी चाहिए कि एक पंचर वाला भी खुद का आईपीओ ला सकता है? पहला तो पंचर में बेस्ट बने, क्या टेक्नोलॉजी लगा सकता है कि आदमी को बेस्ट पे बेस्ट पंचर वहां पे लग के जल्दी से 10 मिनट में मिले। दूसरा चीज, जब उसको वो इतना नॉलेज हो जाए कहाँ पे टायर ट्यूब वीक है, वहां पर वो अपना अगला विजन बनाए कि यार मैं अपना ट्यूब का ब्रांड बनाऊंगा। क्या बात है। जो साला पंचर नहीं होगा या उतना नहीं होगा जितने और होते हैं, यू कैन क्रिएट इज डिफरेंशिएटर कि यार जो मेरा ट्यूब लेगा ना, दूसरे का ट्यूब 2 साल बाद पंचर होना शुरू होगा, मेरा 5 साल बाद होगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो आप कि जहां से तुमने स्टार्ट किया है उसके अंदर अंदर चले जाओ और प्रोडक्ट अच्छा करते रहो। हाँ, यस। वो और एक्सपेंड कर सकता है, अपने गैराज बना सकता है, गैराज में ब्रांडिंग कर सकता है, गैराज का फ्रेंचाइज दे सकता है, मल्टीपल गैराजेस बना सकता है। आज बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी वाले मैंने देखा है, पीछे एक हमारे बड़े जानने वाले थे, बड़े बिजनेसमैन थे, तो वो बोले मुझे मर्सिडीज खरीदा है लेकिन उसका मेंटेनेंस बहुत महंगा आता है, तो क्या मुझे बाहर से कराना चाहिए? कोई है अच्छा बाहर से जो ईमानदारी से करे? तो मैंने उसको कमेंट दिया, भाई मर्सिडीज रखे हो तो मर्सिडीज वाला जिगरा भी तो रखो खर्च करने का। तो उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया नाराज होके। मैं कहा यार हमारे ग्राहक लोग आते थे जब मैं एक्सपोर्ट पे होता था ना पहले, तो हमारे बहुत बड़ा वॉशिंग यूनिट था, हम लोग 10,000 गारमेंट डेली वॉश करते थे, पूरा लॉन्ड्री था। तो कस्टमर बड़े बड़े आते थे, बड़े बड़े 5 स्टार में ठहरते थे, वो अपने कच्चे बनियान लेके आते थे तो वॉश करा दे। तो मैं वॉशिंग वाले बहुत चिढ़ते थे, यार सर अब यार गारमेंट वॉश करते हैं, इनके कच्चे बनियान क्यों वॉश करें? तो मैं सोचता था ये आदमी उस टाइम में, आज 5 स्टार का आपको पता है 15-20 हज़ार रुपये आदमी भरता है, वो टाइम में 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, भरता था। तो चले 5 स्टार में ठहर रहे हो, कच्चे बनियान भी वहीं से करा लो ना लॉन्ड्री, वो उनको महंगा लगता है, वो नहीं महंगा लगता। तो ये जो मेंटेलिटी होती है ना, तो ये बात में, बट कमिंग टू द पॉइंट कि लग्जरी वाले को ये पेन पॉइंट है कि यार मर्सिडीज जाती है वर्कशॉप में, साला 2 लाख का बिल बनता है। तो बाहर कई सारे ऐसे अभी मैं स्टार्टअप देख रहा हूँ जो वही लेवल का सर्विस और वो सब दे के आपका लाख रुपए में कर देते हैं। करेक्ट। तो इस तरीके के बहुत से पेन पॉइंट उसको अपनी इंडस्ट्री बहुत ही बढ़िया से आपने सरल भाषा में बता दिया कि अगर आप पंचर वाले भी हो
तो ये सोचो कि मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या कर सकता हूँ, मैं Forward फॉरवर्ड integration. इंटीग्रेशन क्या कर सकता हूँ। आप एक अगर आपका दुकान है जहाँ पे आप साल भर के मान के चलते हैं कि 1 करोड़ का धंधा कर रहे हो, अब 10 लाख का धंधा हो रहा है आपका एक महीने में, उसमें 1 करोड़ का धंधा कर रहे हो, ऐसे अगर 100 दुकानें डाल दोगे मे बी बाय फ्रेंचाइज, तो 100 करोड़ का धंधा बन गया। 100 करोड़ के धंधे में तो बहुत बड़ा आईपीओ लेके आ सकते अब हो। हमारे एक डैडी के दोस्त थे, बहुत बड़ा उनका बनारस में जूते वूते का काम है, काफी बड़े रईस थे उस टाइम में। तो उनसे मैंने पूछा था आपकी क्या स्टोरी, बोले पटरी पे मैं चप्पल बेचता था। कहानी तो वहीं से शुरू होती है ना, पटरी पे चप्पल बेचो या पंचर लगाओ, लेकिन विजन होगा तो बड़े बन ही जाओगे। करेक्ट। और तरीके से कोई गाइडेंस मिल गई और आप में जज्बा हो, वो हार्डवर्क वाला लक हो, बन जाना है। एवरीबॉडी कैन बिकम ए बिग बिजनेसमैन। आईपीओ लाने के लिए क्या क्या कंडीशंस है? 3 कंडीशन क्या होती है आईपीओ लाने के लिए? आईपीओ के लिए पहला आपका कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट लिमिटेड ही हो, पर होना, अगर आप सोच रहे हो तो आज कर लो। रोज कानून चेंज होता है, पॉलिसी चेंज होती है। अब भी शायद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये है कि 1 साल लगेगा आपको, कि अगर आपने आज किया तो 1 साल बाद आईपीओ आएगा। तो आपकी 10 साल पुरानी कंपनी प्रोप्राइटरशिप, आज उसको टेक ओवर कराओगे तो 1 साल वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आईपीओ आएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड 3 साल में 2 साल प्रॉफिट होना चाहिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का टर्म है कि 3 करोड़ का टेंजिबल एसेट होना चाहिए और कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, ग्रोइंग होनी चाहिए। घुस रही है कंपनी, आईपीओ में नहीं आएगी। योर बिजनेस शुड बी ग्रोइंग, योर प्रॉफिट शुड बी ग्रोइंग, स्केलेबल बिजनेस मॉडल हो, ताकि इन्वेस्टर आज अगर 20 करोड़ की कंपनी में पैसा लगा रहा है तो अगर 4 साल रुकेगा वो कंपनी 200 करोड़ करेगी, 500 करोड़ करेगी। वो विजन और वो मॉडल होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप अगर फुलफिल करते हो, और क्लीन बैलेंस शीट होना चाहिए। ऐसे में मैनिपुलेशन बहुत करते, टैक्स भरते नहीं। अब वो 60 करोड़ का टर्नओवर है, 60 लाख रुपए टैक्स भर रहा है। अब मैं कहा तेरा एक्चुअल कितना है भाई? सर एक्चुअल तो भरते नहीं है, एक्चुअल 20% है हमारा प्रॉफिट। मैं कहा अब तेरे को 2-3 साल लगेगा, धीरे धीरे दिखाएगा, क्योंकि आज तूने अगर 60 लाख से 60 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया या 6 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया, 10% 20%, तो सीधा नोटिस इनकम टैक्स से आने वाला, बेटा क्या किया तू, पुराने का क्या किया? पुराना भी हिसाब दे। 4 साल से तो टैक्स नहीं भर रहा है, 5 साल से। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है कि टैक्स नहीं भरते। मान के चलते कि सबसे पहले एक कपड़े की दुकान वाला है जिसके 10 कपड़े की दुकान है अलग अलग, और उसको अभी अपना आईपीओ लेके आना है, तो उसके पास जैसे आपने बताया कि एक 3 साल का उसका प्रॉफिट होना चाहिए, सब हो गया उसका। अब मुझे बताइए कि जब मैं खुद के बुक्स, आपने बताया कि आपका बैलेंस शीट क्लियर होना चाहिए, बैलेंस शीट क्लियर होने का मतलब क्या है वो बता दीजिए सबसे पहले। बैलेंस शीट क्लियर, बहुत रिलेटेड कंपनी ट्रांजैक्शंस, डिलेड जीएसटी पेमेंट या जीएसटी नहीं भरा, टीडीएस पेमेंट, कंप्लायंसेस आरओसी की नहीं करी हुई है, पीएफ ईएसआई के 2-4 केस चल रहे हैं। तो ये सब झंझट रहेंगे तो फिर नहीं आएगा। हाँ, और लोग थोड़ी चालाकी करते हैं कि बोलते हैं कि यार हमको गवर्नमेंट को क्यों देने का पैसा, गवर्नमेंट मेरे लिए क्या करती है, मैं गवर्नमेंट तो मेरे लिए कुछ नहीं करती है, तो मैं टैक्स नहीं भरूंगा। तो फिर अलग अलग तरीके निकालते हैं पैसा कंपनी से निकालने के लिए। तो आप हमेशा बोलते हो कि धंधे में से 1 करोड़ रुपए निकाल लोगे तो आपका 100 करोड़ का नुकसान होगा, वो कैसे होता है वो बता दीजिए। 60 करोड़ का मोटा मोटा, देखिए अच्छा। 1 करोड़ का टैक्स बचाने के लिए आप 3 करोड़ का प्रॉफिट कम दिखाओगे, मोटा मोटा राउंड फिगर में बात करो। हाँ, 30% टैक्स है, 25% है, जो भी है, तो अब 3 करोड़ का आपका नेट प्रॉफिट है, उसके ऊपर 20 गुना आपको स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन देता है। 60 करोड़ तो आपकी कंपनी का वैल्यू खराब हो गया ना, खराब हो गया, नुकसान आप ही का हुआ। दूसरी बात मैं आईपीओ के बारे में बहुत जोरदार कहता हूँ कि आपके पास प्रॉपर्टी है, आज सबके पास प्रॉपर्टी होती है, रियल एस्टेट, कुछ अपना घर है, कुछ दूसरी ले रखी है। साल 2 साल में आप चेक करते हो ब्रोकर से, भाई क्या रेट हो गया, बेचना नहीं है लेकिन रेट सुनते हो, खुशी होता है यार 1 करोड़ का लिया था 10 करोड़ हो गया। कंपनी का मालूम है वैल्यू, आपके जो ये चला रहे हो ना, इसमें जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ है आपकी कंपनी है, टेंजिबल एसेट है। मेरा नुकसान हुआ था कंपनी में, 0 टर्नओवर थी, लॉस मेकिंग थी, फिर भी लिस्टेड थी, बिक गई ना। अगर वो कंपनी में प्रॉफिट हो, उस कंपनी में टर्नओवर हो, आप 1000, 2000, 5000 करोड़ की कंपनी की एक वैल्यू है। सुबह 9:15 बजे बाजार खुलेगा, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो आज मेरी कंपनी का ये वैल्यू है। बेचना हो, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को बुलाओ, कंपनी बेचना है, 10 ग्राहक खड़े कर देगा। दैट्स योर टेंजिबल एसेट। उसको कोई एसएमई समझ ही नहीं रहा कि यार मेरा बिजनेस इतना बड़ा एसेट है, उसको तो बनाओ एसेट। तुम मर गए तो तुम्हारा धंधा खत्म, एसेट खत्म, बच्चों को भी कुछ नहीं दे गए, शेयर होल्डर्स को भी कुछ नहीं मिला, और जब तक आप चला रहे हो लाला जी खत्म, तो धंधा खत्म।
बट वंस यू आर ए लिस्टेड कंपनी, आप प्रोफेशनली मैनेज करो, सीईओ रखो। अभी पिछले दिनों मैं एक सीईओ के साथ डिनर कर रहा था, तो मैं कहा तेरा जो फाउंडर है वो कितना टाइम आता है धंधे पे? कहता 3 महीने में एक बार। उसके 3 कंपनी है लिस्टेड और सीईओज हैं। मैं कहा वो करता क्या है फिर? आता नहीं है? कहते बोर्ड मीटिंग में आता है, हम लोग चलाते हैं, बोर्ड को रिपोर्ट देनी होती है, प्रोफेशनली वेरी सिस्टमाइज कंपनी है। मैं वो खुद क्या करता है? बोला गिटार बजाता है, अपना बैंड है, न्यूयॉर्क में शो कर रहा है, गाने का शौक है, अपनी जिंदगी जी रहा है, अगला हम कमा के दे रहे हैं उसको। तो ये जब लिस्टेड करते हो तो आप एक सीईओ रख सकते हो, ऐसे भी का दम नहीं है 1-1.5 करोड़ का सीईओ रखे, उसको स्टॉक ऑप्शन दे। स्टॉक ऑप्शन दोगे तो सीईओ भी मालिक समझेगा, कंपनी में काम करेगा आपके लिए। तो आप अभी अपने पैसे से सीईओ नहीं रख पाओगे, लेकिन जब आपका कंपनी 200-500 करोड़ का होगा, 1000-2000 करोड़ का होगा, तो आप एक अच्छा सीईओ रख सकते हो, प्रोफेशनल। स्टॉक ऑप्शन के बारे में हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा बता दीजिए, क्या होता है स्टॉक ऑप्शन? ईसॉप बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ESOP। उसमें क्या होता है कि आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, आपने एक 5-10% शेयर स्टाफ के लिए रख लिए। उसका एक प्रॉपर पॉलिसी बनता है एक्सपर्ट से कि भाई किसको कब मिलेंगे वो शेयर, वो कब बेच सकता है, और उनकी वैल्यू स्टाफ की नज़र में तभी है जब आपको IPO लाना हो, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है, वो बाजार में बेच नहीं सकता। तो वो जब ESOP में लोगों को बहुत इंटरेस्ट है। मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनको मैं जानता हूँ, मेरी सिस्टर का बेटा ही है, उसने एक बड़े बैंक में जॉब किया था, उसके ESOP ही कुछ 5-6 करोड़ के हो गए। तो ये ESOP एक बहुत बड़ा इंसेंटिव रहता है। उससे 2 चीज़ होती है, एक तो नया टैलेंट अट्रैक्ट करते हो आप, जो भी टैलेंट है वो आपके पास काम करने आ गए, कंपनी में ESOP है और ये कंपनी पब्लिक जाएगी। दूसरा, रिटेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो सोच रहा है कि ये मेरे 4 साल बाद वेस्ट होएंगे, मैं बेच पाऊंगा, लिक्विड हो जाएंगे, तो उसके सामने एक वो बैरियर क्रिएट हो जाता है, वो कैरेट है, टारगेट है कि यार वो रोज इंटरनेट पे देखता है, यार आज मेरा ESOP का वैल्यू 2 करोड़ हो गया, ओहो, लेकिन अभी नहीं बेच सकता, 2 साल हो, तो 2 साल तो काम करेगा तभी बेच पाएगा ना। करेक्ट। तो आपका रिटेंशन बढ़ जाता है। तीसरा, लॉयल्टी बढ़ जाती है। अब वो भी ओनर की तरह सोच रहा है, वो आपकी तरह सोच रहा है, बना आपके पास 90% शेयर है, उसके पास आधा % है, 1% है, लेकिन है तो ओनर ना वो भी। शेयर तो है उसके पास। सो मेंटालिटी चेंजेस, योर एम्प्लॉयज बिकम ओनर ऑफ द कंपनी। और जब एम्प्लॉय ओनर के जैसे सोचेंगे तो बहुत बड़ा जादू हो जाता है यार। बिल्कुल बिल्कुल, मैजिक हो जाता है, फिर 1 टीम 1 ड्रीम अचीव हो जाता है। सही है। हाँ, तो मैं मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको भी यही बताता हूँ कि भैया अगर धंधे में अगर तुमको तरक्की करनी हो ना, तो सबसे पहले तो तुमको टीम खड़ी करनी पड़ती है। और टीम खड़ी करने के लिए तुमको देनी पड़ती है ओनरशिप। अब तुम अगर 100% तुम्हारा कंपनी का पूरा ऐसे जान पे लेके चलोगे ना, वो ऐसे ही मर भी जाओगे, तुमको कोई याद भी नहीं करेगा। पर जब तुम खुद के कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करते हो, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करने के बाद दिल से जो तुम्हारे साथ जिन्होंने संघर्ष किया हुआ है, जिन्होंने जुनून दिखा हुआ है, तुम्हारे कंपनी में खुद की जान डाली हुई है, उनको अलग से अपना कुछ प्रतिशत दो। तो और फिर देखो, जैसे आपने बताया कि 1 टीम 1 गोल, वो जब बनता है ना तो सच में मिरेकल क्रिएट होता है। मेरे ख्याल से आज इजो जो बन रहा है वो उस मिरेकल का ही एक नतीजा है कि आज खाली 3 फाउंडर नहीं, लेकिन 30 लोग अपना दिल और दिमाग डाल के कंपनी को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। और मात्र 3 साल में हम लोग 30 करोड़ के रेवेन्यू पे आ गए। मतलब लोगों को 30 करोड़ के रेवेन्यू पे आने के लिए, टेक्नोलॉजी कंपनी को 30 करोड़ के रेवेन्यू पे आने के लिए जिंदगी लग जाती है, कितना टाइम लग जाता है। तो वो कहानी होती है कि जब तुम ESOP के बारे में सोचते हो और पूरे टीम को अपना ओनर पकड़ के चलते हो, और खुद को लायबल समझते हो कि नहीं यार, तूने मेहनत की हुई है, मैं तेरे को टका दे रहा हूँ और तेरे को मैं अमीर बना के रहूँगा। जब ये सोच के साथ तुम अपना कंपनी स्टार्ट करते हो तो फिर देखो तुम्हारा कंपनी कहाँ पे जाता है। तो जाएगा ही जाएगा ना भैया। 30 लोग एक ओनर बन के काम करना चालू कर दिए तो भट्टी में कितना कोयला जा रहा है वो तो समझो, एनर्जी, और कैसा भागेगा वो इंजन, धाड़ 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 धाड़। सही बात है। तो मैं सारे लोगों को ये समझना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये समझो कि अगर अब तक तुमने जो भी पाप किए रहेंगे वो सब कुछ भूल जाओ, और ये समझो कि मैं मेरे धंधे को सबसे पहले डिजिटल कैसे करूँ। डिजिटल करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे जो भी चोरी चकारी है सब कुछ, मतलब तुम खुद ही चोरी करते हो ना यार धंधे में। जब मन चाहा तब गले से थोड़ा पैसा निकाल के घर लेके चले गए, थोड़ा पैसा निकाल के, वो नहीं होगा। अब जब वो नहीं होगा तो तब तुम्हारे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ते जाएगा, क्योंकि तुम्हारा तो प्रॉफिट दिख रहा है अभी। और जैसे प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा, अगर तुम्हारा मात्र 3 करोड़ का भी अगर तुम्हारा
पूरा का पूरा एसेट बन गया तो तुम एसएमई आईपीओ लेके आ सकते हो, सुरेश भाई के साथ जुड़ जाओ और तुम्हारा पूरा का पूरा हैंड होल्डिंग करके दे देंगे। और 3 करोड़ पे तुम्हारा आपने अभी सुना होगा एक दिल्ली की एक केस थी जहाँ पे खाली 2 शोरूम थे बंदे के पास और 8 एम्प्लॉय थे यामा का। आज उस बंदे का 12 करोड़ का लिस्टेड वैल्यूएशन है। कितना? 12 करोड़ का लिस्टेड वैल्यूएशन। कल ही देख के आया मैं आपके साथ बात करने से पहले। 2 शोरूम, 8 एम्प्लॉय और 12 करोड़ का वैल्यूएशन। आज अगर पूरी कंपनी भी अगर बेचने की रहेगी ना तो 12 करोड़ में बिक जाएगी। एक और उदाहरण दूं। हाँ जी। केस स्टडी है जे जलाराम टेक्नोलॉजी, गुजरात में मोबाइल के शोरूम, ना अपना ब्रांड ना अपना मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल। सैमसंग बेच रहे हैं, आईफोन बेच रहे हैं, दुनिया भर के मोबाइल बेच रहे हैं, उनका रिपेयर कर रहे हैं, एक्सेसरी बेच रहे हैं। विजन था बड़ा करना। यस। 10 करोड़ रुपए का आईपीओ आया, 40 करोड़ का वैल्यूएशन 2022 मार्च में। आज उनका 530 करोड़ का वैल्यूएशन है। क्या बात है। 126 दुकान है पूरे गुजरात में, अभी यूपी भी शुरू कर दिया उन्होंने। अब सोचो एक दुकानदार 500 करोड़ का वैल्यूएशन 2 साल में, कौन सा एसेट, बढ़िया से बढ़िया प्रॉपर्टी ले ले यार, 40 करोड़ की प्रॉपर्टी 500 करोड़ की नहीं होती। बिल्कुल। उसका धंधा हो गया 500 करोड़ का। आज बेचना चाहे बेच सकता है ना, लेकिन अभी वो मेन बोर्ड पे जाएगा। एसएमई आईपीओ तो रणजी ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप तो खेलना है अभी। करेक्ट। वहां क्या वैल्यूएशन निकलेगी जब वो मेन बोर्ड पे जाएगा, वो 5000 करोड़ का कंपनी हो जाएगा। परफेक्ट। तो ये एसएमई जब सोचना शुरू कर दे कि मैं एक छोटे से दुकानदार से आई कैन बिकम ए बिग कॉर्पोरेट। और शुरू तो एक ही दुकान से हुई थी ना भाई। हाँ, एक दुकान से, और वो भी खुद का कुछ नहीं है, खाली लोगों को सर्विस दे रहे थे अच्छे तरीके से। राइट। चाय पिला रहे थे, कोई भी बंदा मोबाइल खरीदने के लिए आएगा तो। और वहां से लेके आज 120 से 126 स्टोर हो गए और 500 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई। और क्या चाहिए एक दुकानदार को। राइट। और ये ताकत है आज भारत के सिस्टम में कि अगर यहाँ से तुमने खुद का जर्नी स्टार्ट कर दिया और एक ऐसा विजन रखा कि मुझे वहां तक पहुंचना है, जैसे आपने 100 साल जीने के लिए बोला और 5 लाख करोड़ का कंपनी बनाने का बोला, ऐसा विजन आपको हर किसी को लिखना पड़ेगा और उस पर काम करना चालू कर देना पड़ेगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया, ब्रांडिंग हो गई, खुद का ब्रांड बनाना चालू हो गया तो काम बन जाएगा और एसएमई आईपीओ तक पहुंच जाओगे। और आपको अगर एसएमई आईपीओ करना है और आपका अगर 10 करोड़ के ऊपर का अगर रेवेन्यू है तो सुरेश भाई के साथ जुड़ जाइए और सुरेश भाई आपको एसएमई आईपीओ तक घंटी बजाने तक लेके चले जाएंगे। और जिनको ब्रांड बनाना तो गौरव भाई के साथ जुड़े ताकि आपका काम बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। और ब्रांडिंग के बगैर ना ग्राहक है ना प्रॉफिट है। एक छोटा दुकानदार क्या क्या ऐसी 5 गलतियां करता है जिसके कारण उसका धंधा बढ़ नहीं पाता? पहला विजन नहीं कि मुझे धंधा बड़ा कैसे करना है। दूसरा सिस्टम्स नहीं, क्योंकि अगर सिस्टम बना दिया, एक ही दुकान है, A to Z हर स्टेप का उसने प्रोसेस लिख दिया, अब उसको सिर्फ डुप्लीकेट कर रहा है। दूसरा दुकान, तीसरा दुकान, डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है। सिस्टम नहीं है, लाला बैठेगा गले पे तो दुकान बढ़ेगा नहीं, 2 दुकान नहीं हो पाएगा। आज ज्वेलर जाते नहीं कहीं घूमने, कहते ज्वेलरी है, अरे मैं कहा तनिष्क कैसे चल रहा है यार, वो भी तो चल रहा है ना, तुमसे बड़ा ज्वेलर है। हजूरी लाल कैसे चल रहा है, मल्टीपल शोरूम। तो सिस्टम्स का काम है। तो दूसरा चीज सिस्टम। तीसरा चीज है फाइनेंशियल हाइजीन। फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, टैक्स का चोरी है, खुद को पता नहीं, वही आप बोल रहे थे गले से पैसा निकाला खर्च कर लिया। तो वो एक हाइजीन रखे कि अपने टैक्सेस ठीक से भरे, खुद को सैलरी उठाए, धंधे का पैसा धंधे में रहे। चौथा चीज है टीम। सब कुछ खुद कर रहा है, टीम को रखना नहीं है। तो जब तक टीम नहीं होएगी तो धंधा कैसे बढ़ेगा? बिकॉज यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड योर बिजनेस। और पांचवा एक मेंटर नहीं है। हर कोई सोचता है आई नो एवरीथिंग, मोस्ट डेंजरस वर्ड। भाई तुम नहीं जानते, तुम सिर्फ 5% जानते हो। 15% तुमको ये मालूम है मुझे नहीं पता, 80% तो तुमको भी नहीं मालूम कि तुमको क्या बात। तो एक मेंटर, एक्सपर्ट्स का एक अपना रोल है। आपके पास आदमी ब्रांडिंग के लिए आता है, खुद थोड़ी कर सकता, आप एक्सपर्ट हो। मेरे पास है, मैं बिजनेस कैसे बढ़ाओ, प्रॉफिट कैसे लाओ, एसएमई आईपीओ कैसे लाओ, टीम कैसे अच्छी हायर करो, सिस्टम कैसे, ये सब मैं बताता हूँ। नहीं जी, इंटीरियर में पैसा खर्च करेंगे, कार का लोन लेंगे, बच्चों का उस एजुकेशन का 1 करोड़ लोन लेंगे जो उसके किसी काम नहीं आनी, 50,000 की नौकरी दिलाएंगे। लेकिन एक मेंटर को पैसा खर्चना ना, मैं खुद कर लूंगा भैया, खुद नहीं होगा तुमसे भाई। यू हैव टू गो टू एक्सपर्ट्स फॉर दिस। तो मेंटर के बारे में लोग ऐसा बोलते हैं कि छलावा है, मतलब खाली पैसा लूटने की मशीन है।
आप उसको किस तरीके से देखते हो? है भी और नहीं भी। हम्म। अब आपको सही मेंटर ढूंढना है। देखो, हमारे हिंदू मैथोलॉजी में महाभारत की कहानी है हाँ, कि दुर्योधन ने सेना नहीं ली, उसने मेंटर लिया, करेक्ट। सारथी लिया। मेंटर लिया और सारथी। हम्म। लेकिन अर्जुन को ये अक्ल थी कि मुझे मेंटर चाहिए और ये अच्छा मेंटर है मेरे लिए। तो आज इंटरनेट के ज़माने में रिसर्च कर लो ना यार, सब जगह रिव्यूज़ पूरा का कैसे पूरा। कैसे चुने? मान के चलते हैं कि आज गौरव को अगर मेंटर कुछ अगर ढूंढना हो तो बहुत सारे मेंटर है मार्केट में, तो क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए एक मेंटर में कि हाँ ये क्वालिटीज देख के मैं उसके साथ जुड़ूं? पहला तो आप रिव्यू देख लो हाँ। कि भाई सक्सेस स्टोरीज है, गालियाँ कितने लोगों ने दी हैं। नेगेटिव पढ़ो, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव रिव्यू पढ़ लो कि कितने नेगेटिव हैं, पहली बात। दूसरी बात, खुद का धंधा किया है, मान लो बिजनेस मेंटर ढूंढने जाए, उसने खुद का बिजनेस कितना बड़ा किया। आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे ही है किताबी कि कोच है या किताबी कोच है, काम खुद किया का है। धंधा किया ही नहीं है। हाँ, और तीसरी चीज ये देखो कि भाई उसको खुद का तजुर्बा कितना है और खुद फेल हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं जब होता हूँ फेलियर पहले बताता हूँ नहीं बराबर। कि भाई मैं तुम्हें नुकसान से बचा सकता हूँ क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ, मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ, तो मैं तुम्हें उससे बचा सकता हूँ वो गलतियां होने से। तो वो एक मेंटर ज्यादा काम का होता है जो सक्सेस के बाद फेलियर देख के फिर सक्सेस किया हो। तो ये तो बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो थोड़ा रिसर्च करो, मिल जाएंगे, अच्छे मेंटर हैं मार्केट में, ऐसी दुनिया में भरे पड़े हैं, लॉट ऑफ गुड कोचेज एंड मेंटर। तो अब आप रिसर्च ना करो और कहीं भी जाके फंस जाओ मोटिवेशन में आके, तो गलती आपका भाई। तो मोटिवेशन इम्पोर्टेंट है कि मेंटरशिप इम्पोर्टेंट है? दोनों। अच्छा। पर खाली मोटिवेशन तो एक दिन का इंजेक्शन है। एक कॉफी पिया आप तेज हो गए, उतने में उतर जाएगा। लेकिन असली जो इम्प्लीमेंटेशन है, नॉलेज सबके पास है, नॉलेज नॉट ए पावर। वेट लॉस कैसे हो सबको मालूम है, कम खाओ, कम कैलोरी, 1000 कैलोरी खाओ, वॉक करो, वेट खत्म, 90 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन 70,000 किताबें, $70 बिलियन की इंडस्ट्री, 70% लोग मोटे हैं दुनिया में तो सबको मालूम है। लेकिन एग्जीक्यूशन कौन करा सकता है मेंटर, वो सही मेंटर है जो आपको हैंड होल्ड करके। मेरे को कई लोग बोलते हैं कि सर कोई मेंटर अपना नंबर नहीं देता। मैं ओपन में खड़े बाजार में नंबर देता हूँ, मेरा पर्सनल नंबर है, सुबह 10 से 12 बजे तक कभी भी फोन कर लेना। क्या बात। क्योंकि आपने मुझे पैसे दिए हैं तो आप मेरे क्लाइंट हो, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, इसलिए मेरा नंबर है, आप कभी भी फोन कर लो। तो जितने भी मिस कॉल होते हैं दिन भर में, मैं शाम को कॉल बैक कर लेता हूँ, हर मैसेज का जवाब दे देता हूँ। सो एवरी मेंटी इज माई फैमिली। मैं कहता हूँ मेरे बच्चे हैं यार, इनका मुझे दुख दर्द हटाना है, इनकी टेंशन हल करनी है। तो ये होती है हैंड होल्डिंग। अब आपको मैं तो नंबर नहीं दूंगा, मैं सेक्रेटरी से बात करो। एक से मैंने देख रहा था, मैं भी अपने कंपटीटर्स का देखता हूँ कभी कभी वीडियो, तो कोई पूछ रहा है सर नंबर दो, कहता मेरी टीम के पास नंबर नहीं, तेरे को कहाँ से दूँ। और यार ऐसे तो मेंटर है बाजार में, तो कैसे मेंटर हुए? तो मेरा मेंटी, पहले जमाने में तो यार तुम आश्रम में जाके गुरु के पास रहते थे, उनकी सेवा करते थे, वहाँ सीखते थे, पढ़ते थे, हर तरह की विद्या सीखते थे। आज वो नहीं है, तो कम से कम एक्सेस तो हो आपके पास, अगला आपको मिल सके, आपसे बात कर सके, वो मिसिंग है, अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है। एक भी कोच हमारी मार्केट में ऐसा नहीं जो अपना नंबर दे और किसी का फोन उठाए डायरेक्ट। आपने फैमिली पे बात की और आप बोल रहे हो कि आपके जो मेंटीज है वो आपकी फैमिलीज ही है। तो एक धंधे वाला आदमी जब खुद के फैमिली पे आता है, जब वो 15-15, 16-16 घंटा काम कर रहा है, खुद के फैमिली को कैसे मैनेज करे? बीवी को मैनेज करना है, बच्चों को मैनेज करना है, बच्चों को घुमाने ले जाना है, बीवी के साथ थोड़ा रोमांस करना है, और दिमाग में उसके यही चल रहा है कि साला आज पैसा नहीं आया, लोन की किस्त भरनी है, मेरे को ये आदमी चाहिए, वो मिला नहीं है, वो कैसे मैनेज करे? सिस्टमाइज कर लेना यार, बस ये सोचे मेरे बगैर धंधा कैसे चल सकता है। जिस दिन वो समझ में आ गया उसको और वो उसने कर लिया, वो स्केल हो जाएगा, बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा। बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। हम लोग सर पटक पटक के थक गए कि भैया कुछ नहीं करो तो एटलीस्ट खाली सादा बिलिंग तो डिजिटल कर लो। हाँ, कि घर बैठे बैठे ये तो पता चल जाए कि आज गल्ले पे धंधा कितना हुआ है, कैश में कितना आया है, यूपीआई से कितना आया है, कौन सा माल बिका है, कौन सा माल नहीं बिका है। वो तक करने के लिए लोगों को अपनी स्कूटर निकाल के पहले 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, घंटा भर लगाना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि अरे आज कैश में पैसा कम आया है। हाँ, बेसिक ही नहीं करते हैं लोग, बहुत दिक्कत है। फैमिली को कैसे मैनेज करें? टाइम देना पड़ेगा अपने को और हेल्थ को। अपने को ही टाइम नहीं देते, फैमिली तो दूर की बात है। तो जब सिस्टमाइज करेंगे टाइम निकलेगा। आप एक हफ्ता नहीं जाना, मत जाओ ना, धंधा चल रहा है, वो सिस्टमाइज बिजनेस ही चल सकता है, एक अच्छी टीम के साथ चल सकता है। तो वो जब तक अचीव नहीं किया है
तो आप नौकरी से भी बदतर हो। हम्म। फिर आप उस बॉस के लिए काम कर रहे हो जो ना तनख्वाह टाइम पे देता है, ना छुट्टियां देता है, आपको टेंशन अलग बना के रखता है, और वो आप खुद हो। तो आपका पहला हर एसएमई एमएसएमई का ये उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे अपने बिजनेस को सिस्टमाइज करना है, अच्छी टीम बनानी कि मेरे बगैर बिजनेस चले, मैं खुद को टाइम दे सकूं अपनी हेल्थ पे, क्योंकि पैसा कमा लिया हेल्थ चली गई फिर क्या फायदा पैसा का। तो लाइफ तो एक पूरा सर्किल है, पूरा गोल होना चाहिए, ऐसे टेढ़ा मेरा सर्किल नहीं चलेगा कि आपके पास पैसा आ गया और फैमिली वाले पे यहाँ पे हो, हेल्थ में यहाँ पर हो, दोस्त यार है नहीं, सपोर्ट सिस्टम है नहीं, घूमने जाते नहीं हो, एंटरटेनमेंट है नहीं, स्पिरिचुअलिटी है नहीं, चैरिटी करते नहीं हो, तो एक फुलफिलिंग लाइफ नहीं है, कहीं कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग और गैप है। तो एक फुलफिलिंग लाइफ तो आपको पैसे के साथ सब कुछ चाहिए, फैमिली चाहिए, वाइफ चाहिए, दोस्त चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, स्पिरिचुअलिटी चाहिए, वैकेशन चाहिए, फन चाहिए, मस्ती चाहिए। ये सारी चीज़ें जब करोगे तब एक वो कमिल जिंदगी है। और जब थोड़ा बहुत सक्सेस आ जाता है, और हर किसी के लाइफ में मतलब डाउन टर्न आता है, मतलब आपने एक यू टर्न की यू कर की बात की थी कि आदमी ऊपर जाता है बट कभी कभी नीचे भी आ जाता है धंधे में, तब खुद को कैसे संभालना होता है? बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है, बहुत लोग टूट जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपके काम आती है, आपकी एनवायरनमेंट। अगर वो एनवायरनमेंट, आप किस तरह की किताबें पढ़ते हो, किस तरह के वीडियो देखते हो, किस तरह का सपोर्ट सिस्टम है आपके पास, फैमिली दोस्त यार जो आपको कोई बात नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, फिर दोबारा करोगे, तो वो आपको वापस बाउंस बैक करने में मदद करता है। मेरा जब बुरा टाइम आया था, एक किताब को मैंने 20 बार पढ़ा कम से कम। अच्छा। रॉबर्ट शुलर का किताब है टफ टाइम नेवर लास्ट टफ पीपल डू। उससे मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला। फिर मैंने एक मेंटर किया जिससे पॉजिटिविटी सीखा, बॉम्बे के ही थे हमारे, उनके पास गया मैं, उनसे मैंने पूरा पॉजिटिविटी सीखा कि क्या सबकॉन्शियस थ्योरी क्या है, वाई आई एम मैनिफेस्टिंग दिस फेलियर इन माई लाइफ, वो सारी चीज़ों की क्लैरिटी हुई। मैंने एक साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू लिया था ऐसे, वो बोला ज़िंदगी में जब होप होती है एक भी सुसाइड नहीं होएगा, जब होपलेस होता है आदमी तो सुसाइड करता है। क्या? तो होप इज़ द गेम, एक वर्ड में ही मैजिक है, वो जिंदा है तो आप फिर चलते रहोगे। और आपने जो सपोर्ट सिस्टम की बात करी, तो लोग हमेशा ये गलती कर देते हैं कि जब सक्सेस आती है ना, तो अपने सपोर्ट सिस्टम को ऐसे देखने लगते हैं कि अरे क्या है, कुछ लेना देना नहीं है। वो हमेशा ऊपर पाउंच मतलब पंच अप करने की बात करते हैं कि हाँ मेरे को और आदमी है, और ऊपर का चाहिए, और ऊपर का चाहिए। वो गलती कैसे करता है आदमी? वो गलती ना करने के लिए क्या होता है? अपने फैमिली को पकड़ के रखना, अपने दोस्तों को पकड़ के रखना, जो लोग अपने सपोर्टर है उनको पकड़ के रखना। वो कैसे करे? जब सक्सेस मिल रही होती है तब तो सब लोग भूल जाते हैं। क्या बताओ इसके बारे में कि वो टाइम में घमंड आता है, आदमी सपोर्ट सिस्टम छोड़ता है, फैमिली छोड़ता है, बीवी को छोड़ता है, सेक्रेटरी को पटाता है, कोई और लड़की से, यंग लड़की से शादी करता है। ये सब गलतियां लोग करते हैं और फिर वापस गिरते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं अगर आपका एनवायरनमेंट ठीक है ना, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद, तो अगर एनवायरनमेंट अच्छा है और आप एक अच्छी, मैं कहता हूँ कि किस तरह की किताबें और कंटेंट कंज्यूम करते हैं, किस तरह के आप लोगों के वीडियोस देखते हैं, वो सारा कुछ आपके एक साइकोलॉजी को इम्पेक्ट करता है। किस तरह के आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, वो वाला एनवायरनमेंट वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, पाँव जमीन पे और सर कंधों पे रहना चाहिए कि हम्बल आदमी बना रहे तो इन चीज़ों बचा रहता है डिफिकल्ट, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। घमंड आता ही आता है। आपने बहुत क्रिप्टिक लैंग्वेज में बोला, और जिसको समझ रहा होगा उसको बिल्कुल सही तरीके से समझ रहा होगा कि वो कहाँ पे घूम रहा है, कमाने से ज्यादा संभालना मुश्किल है, संभालना 10 गुना मुश्किल है। तो इसलिए जब पैसा आ जाए भैया तो बी वेरी केयरफुल कि ये पैसा संभालना कैसे है, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, और रॉन्ग डायरेक्शन में कैसे जिंदगी को नहीं ले जाना, वो अवेयरनेस अगर पहले से बना हुआ हो कि ये होगा तो मैं ये नहीं करूंगा। अब कई एग्जाम्पल है ना यार, अपने क्रिकेट वर्ल्ड में देख लो, सचिन तेंदुलकर की कोई कंट्रोवर्सी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई उसने रिश्वत नहीं खाई, कोई मैच फिक्सिंग में नहीं हुआ, कोई एक उसके मुंह से ऐसा स्टेटमेंट नहीं निकला, कोई किसी फालतू लड़की से उसका कोई अफेयर का अफवाह भी नहीं है, नहीं तो गाँव से भी उड़ जाते बहुत। सचिन का कोई अफवाह नहीं है, क्यों नहीं है यार? तो उसको लाइफ को उससे समझा हुआ है, सुलझा हुआ है कि मुझे ऐसा जीना है। तो जब वो सुलझ समझ कल आ जाए शुरू में पहले ही, तो तब ठीक चलेगा। नहीं आएगा तो अचानक अचानक गलत होता रहेगा। सही है। धंधे में होता क्या है ना कि जब तुम्हें सक्सेस मिल जाती है, और धंधे में सक्सेस
कभी कभी आ जाती है, जब तुम मेहनत नहीं करते हो फिर भी आ जाती है, वो लकी और फिर वो इधर घुसती है और फिर लेके डूबती नहीं, है। मेहनत के बाद भी आती है तो घमंड आ जाता है यार। मेहनत के बाद मेरे में आया था, घमंड आया था, जब सक्सेस आई थी बहुत मेहनत के बाद। मैं तो बहुत गरीब था, लेकिन तब मेरे में बहुत एरोगेंस आ गई थी कि यार इतना पैसा हो गया मेरा, तो बैंक के करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, मैं 5 स्टार और फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करता हूँ, और इतनी टीम है, जगह जगह इज्जत है, तो पाँव जमीन पे नहीं पड़ते और गलतियां होती हैं। तो वो टाइम में क्लैरिटी नहीं थी, अक्ल नहीं थी कि कैसे हमको ये सब संभालना है जो आज है और जो मैं आज लोगों को सिखा सकता हूँ। तो थोड़ा और बताओगे आप इसके बारे में कि कैसे लोगों ने खुद को संभालना चाहिए, आपकी क्या गलतियाँ थी और बाकी लोग ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सक्सेस तो मिलने वाला है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी बढ़ने वाली है, तो सक्सेस तो मिलना ही मिलना है। बस अपना क्लैरिटी कर लो, पढ़ लो, जिन लोगों ने सक्सेस के बाद अपना तबाही करी है, तो तबाही के रीज़न क्यों है, क्यों विजय मल्ल्या को देश छोड़ के भागना पड़ा, ऐसी ऐसी स्टोरीज पढ़ लो तो आपको भी क्लैरिटी होगी कि मुझे सक्सेस के बाद डूज एंड डोंट्स क्या है। करेक्ट। है ना। अभी देखो अपने एक डोमिनिक स्ट्रॉस कान करके एक स्टोरी थी, IMF के प्रेसिडेंट थे जिनकी एक कलम से दुनिया हिल जाती थी। अब वो फ्रांस के प्रेसिडेंट बनने वाले थे, तो न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पे अरेस्ट हो गए क्योंकि होटल की मेट को सेक्सुअली असॉल्ट कर दिया था। तो जब आदमी इस पोजीशन पे जाके आज वो उनका करियर खत्म हो गया, तो ये गलतियां जब उस लेवल पे जाके एक हमारे और कस्टमर से जुआ की लत लग गई, पूरा बिजनेस तबाह हो गया। खास लास वेगास से उनके पास प्लेन आता था, उनको वहाँ करते हैं ऐसा ट्रीट, जो बड़े जुआरी होते हैं उनको बड़े कमरे, हेलीकॉप्टर, ये वो सब कुछ मिलता है। तो कई सब कुछ हार गए, हमारे युधिष्ठिर जी सब कुछ हार गए जुए में, बीवी भी हार गए। तो कुछ भी ऐसी जो 10-15 रीजन है स्क्रू अप के, सब कुछ नहीं हुआ, घमंड नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी पे नजर नहीं रखी, चला गया धंधा। आज कोडक चला गया, नोकिया चला गया, ब्लैकबेरी चली गई, ब्लॉकबस्टर चला गया। तो मेरे पास पूरी एक लिस्ट है कि जब बहुत बन जाओ तो किस वजह से आप सब कुछ गवा सकते हो, वो 10-15 लिस्ट पहले से बना लो, क्या क्या वजह है। तो बी केयरफुल, वॉच आउट रखो उसके लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बहुत मजा आया सुरेश भाई आपसे बात करके। आपका जो तजुर्बा है वो तजुर्बा आप तजुर्बा में तो दे ही रहे हो, और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही आप भारत के जो होनहार SMEs है उनको आप हेल्प करते रहोगे, हैंडल करते रहोगे, और 500 घंटियाँ आप SME स्टॉक एक्सचेंज पे जरूर बजाओगे। ये हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आपके जो तीनों आपने मैनिफेस्ट करके रखे हो सारी आपकी विशेष पूरी हो, यही आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे। थैंक यू वेरी मच।